नमस्कार बच्चों, राधे राधे, गुड इवनिंग। क्या हाल है? बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। और राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है तो आप अच्छे से पढ़ाई करने लग जाओ। अब पढ़ा रही हूँ मैं साइंस, तो इसके अलावा क्वेश्चंस भी आप मैं टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ, तो डेली क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अभी बायो के क्वेश्चन डाल रही हूँ, फिर थोड़े इसके पेपर करते हैं, उसके बाद में फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन डालूंगी, तो आप उस पर अभ्यास करते रहा करो। और एग्जाम आ गया अब तो नवंबर में आपका। और इसके बाद अपन सेल पढ़ रहे थे ना, सेल में मैं आपको डिफरेंस पढ़ा रही थी, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस है ना, तो उसको अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल, पादप कोशिका, और इधर अपन ने लिखा था जंतु कोशिका, एनिमल सेल। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे, वो उनके आंसर करा देती हूँ। एक तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जंतुओं में केंद्रक रहित कोशिका, जंतुओं में केंद्रक रहित कोशिका, विदाउट न्यूक्लियस सेल इन एनिमल्स एंड विदाउट न्यूक्लियस सेल इन प्लांट्स। दो क्वेश्चन पूछे थे, एक बच्चे ने आंसर दिया था, बाकी सब आंसर नहीं देते हैं, तो ये तो आपका गलत एटीट्यूड है ना। आंसर दिया करो तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे तो मैं आपसे डेली सवाल पूछूंगी। आंसर नहीं दोगे तो धीरे धीरे पूछना बंद। पौधों में केंद्रक रहित कोशिका, एनिमल्स में केंद्रक युक्त रहित और जंतुओं में केंद्रक रहित। अब मेरी बात सुनो, एनिमल वाला आंसर तो आपको फटाफट से आ जाता है। इसमें आंसर आएगा परिपक्व आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी होती है ना, मैच्योर लगाना जरूरी है। जब आरबीसी शुरू में बनती है ना तो इसमें केंद्रक होता है, लेकिन जब आरबीसी परिपक्व हो जाती है तो धीरे धीरे केंद्रक क्या हो जाता है? लुप्त। तो एनिमल्स में केंद्रक रहित कोशिका, मैच्योर आरबीसी। आरबीसी आप जानते हो ब्लड में पाई जाने वाली एक कणिका होती है, तो इसको ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। पौधों में केंद्रक रहित कोशिका होती है परिपक्व चालनी नलिका, परिपक्व चालनी नलिका, मैच्योर सीव ट्यूब, परिपक्व चालनी नलिका, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मैच्योर सीव ट्यूब। अब ये क्या होता है सीव ट्यूब? ये तो आप आरबीसी तो समझ गए। मैच्योर सीव ट्यूब होती है परिपक्व चालनी नलिका जो पौधों में केंद्रक रहित होती है। तो अब मैं आपको ये चालनी नलिका क्या होती है इसको समझाने के लिए मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। अपन शॉर्ट में यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, इसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू। शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, वैसे प्लांट टिश्यू एक अलग से टॉपिक है। अभी इसलिए मुझे आपको इसके बारे में बताना पड़ रहा है क्योंकि चालनी नलिका के बारे में बात आ गई ना, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। तो ये मत सोचना कि मैडम इतना शॉर्ट कैसे बताया। शॉर्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी इतनी ही जरूरत है, जितनी जरूरत होगी उतना ही तो बताऊंगी ना। देखो, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जाइलम, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ अभी, और फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू, जाइलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? दारू। फ्लोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषवाह। फ्लोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषवाह। पोषवाह का मतलब पोषण का वहन करने वाला। अब मेरी बात सुनो, पौधे में पानी कहाँ से डालते हैं अपन? तुम कैसे भी डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, सो के डालो, लेट के डालो, बरसात का पानी ऊपर से आए। पौधा पानी अवशोषित कहाँ से करता है? जड़ से। जड़ों से ही करता है ना, अपने को तो कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। अब जड़ से पानी अवशोषित किया तो क्या पानी की आवश्यकता जड़ों को ही होती है क्या, या तने को भी होती है, या पत्तियों को भी होती है? भाई पानी तो सबको चाहिए ना। अपन पानी यहाँ से पी रहे हैं, लेकिन पानी से जो एनर्जी फॉर्म होती है वो तो पैरों को, मस्तिष्क को, हाथों को, सबको चाहिए ना। तो यहाँ पे ना दो टिश्यू काम करते हैं पौधे के अंदर। एक टिश्यू का काम होता है जल और खनिज लवण को जड़ों से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एक टिश्यू यहाँ पर अपन ने लिखा है फ्लोएम, इसको हिंदी में बोलते हैं पोषवाह। अब देखो है ना, पौधे में 90% जो फूड बनता है ना वो पत्तियों में बनता है। अब पत्तियों से भोजन सबको चाहिए भाई, ऊर्जा तो जड़ को भी चाहिए, तने को भी चाहिए, तो पत्तियों से भोजन कहाँ आता है? नीचे।
जड़ों से पानी कहाँ जाता है? ऊपर। फ्लोएम का काम होता है पत्तियों में बने हुए भोजन का पौधे के सभी भागों में सहवन, कंडक्शन ऑफ फूड। तो इस प्रकार से पौधे में दो प्रकार के टिश्यू काम कर रहे हैं। अब जाइलम का काम क्या है? जल और खनिज लवण को, जल व खनिज लवण को जड़ों से कहां से पहुंचाएगा? भाई पानी तो आपको कॉमन सेंस है कि जड़ों में ही होता है। जल व खनिज लवण को जड़ों से पौधे के सभी भागों में पहुंचाना, पौधे के सभी भागों में पहुंचाना, सभी भागों में पहुंचाना, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और फ्लोएम का काम क्या है? भोजन को, फ्लोएम का काम होता है भोजन को पत्तियों से, भोजन को पत्तियों से पौधे के सभी भागों में पहुंचाना, भोजन को पत्तियों से पौधे के सभी भागों में पहुंचाना, सभी भागों में पहुंचाना। ये काम किसका होता है? फ्लोएम का। इतना समझ गए? ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे चालनी नलिका आई है एंड सी ट्यूब इज ए पार्ट ऑफ फ्लोएम। चालनी नलिका फ्लोएम का भाग होती है, फूड के कंडक्शन में हेल्प करती है, इसलिए मैच्योर फेज में इसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? लुप्त। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रही हूँ, चालनी नलिका फ्लोएम का भाग है। सीयू ट्यूब इज ए पार्ट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का भाग। चालनी नलिका किसका भाग होती है? फ्लोएम का। अब मैं डायरेक्ट लिख देती फ्लोएम का भाग है तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि फ्लोएम क्या है। तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज ए प्लांट टिश्यू। फ्लोएम एक पादप उत्तक है, इसका काम होता है पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। समझ गए? तो ये आपके कल वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, जिसमें मैंने आपको काफी सारे डिफरेंस बताए थे। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें नहीं होता है। सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं होती है। इसमें न्यूक्लियस साइड में होता है, इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इसमें पानी का स्टोरेज करने के कारण रिक्तिकाएं आकार में बड़ी, इसमें रिक्तिकाएं आकार में छोटी। इतना अपन पढ़ चुके थे। नेक्स्ट डिफरेंस लिख रहे हैं, जो भी नंबर हो आप नंबर लगा लेना। देखो, पतझड़ ऋतु आती है। पतझड़ में एक दिन ऐसा आएगा जब पौधे की सारी पत्तियां गिर गई। अब सारी पत्तियां गिर गई और पतझड़ तो कई समय तक चलती है ना, मतलब लंबे समय तक तो चलेगी, 15-20 दिन, 1 महीना। तो अब पतझड़ में सारी पत्तियां गिर गई तो उस समय पौधे ने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया। प्रकाश संश्लेषण नहीं किया तो पौधे ने इंस्टेंट फूड नहीं बनाया, इंस्टेंट भोजन नहीं बनाया। तो फिर पौधा बिना भोजन के कैसे काम चलाता है? विदाउट एनर्जी के कैसे काम चलाता है? देखो, सोचो, बताओ, आंसर दो। पौधा पतझड़ में बिना भोजन के कैसे काम चलाता है? भगवान ने दुनिया की रचना बहुत सोच समझ के की है। भगवान को पता था कि पौधे के जीवन में ऐसा दिन आएगा जब ये भोजन नहीं बना पाएगा, इसलिए इसको ऐसा सिस्टम दिया। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, होशियार हो गए आप तो। पौधा भोजन का क्या करता है? संचय, स्टोर। और स्टोर किसके रूप में करता है? इन ए फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम स्टार्च क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा जब अपन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। वहां पे आएगा कि स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, सेल्यूलोज क्या है, ये सब आपको पता लग जाएंगे धीरे धीरे। पौधों में स्टोरेज फूड की फॉर्म क्या होती है? स्टार्च। समझ गए? अब ये बताओ, क्या अपन स्टोर करते हैं क्या? सोच के बताओ, क्या अपन स्टोर करते हैं क्या? आप और मैं फूड का स्टोरेज करते हैं क्या? सोचो। बिल्कुल करते हैं भाई। भूख हड़ताल नहीं करते हैं क्या? बहुत से लोग भूख हड़ताल करते हैं, 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीना करते हैं। तो क्या मर जाते हैं क्या वो? तो अगर कोई ने, किसी ने जेन्युइनली हड़ताल की है तो वो उस समय कैसे काम चला रहा है? अपनी बॉडी में स्टोरेज फूड से ही तो काम चला रहा है ना। महिलाएं व्रत उपवास करती हैं, जैसे आप नवरात्रा करते हो, करवा चौथ करती हैं। तो कभी कोई महिला आज तक ऐसा सुना है कि करवा चौथ में इस बार इतनी महिलाएं शहीद हो गई?
ऐसा कभी नहीं आता है ना, क्योंकि अपन भी भोजन का क्या करते हैं, स्टोर, और अपने अंदर स्टोरेज फॉर्म क्या होती है, ग्लाइकोजन। अपन ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का क्या करते हैं, संचय। अपन अपने अंदर स्टोरेज फूड की फॉर्म क्या होती है, ग्लाइकोजन, समझ गए। और ग्लाइकोजन के रूप में अपन स्टोर कहाँ करते हैं, लीवर एंड मसल्स, यकृत और मांसपेशियों में। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का स्टोरेज अपन कहाँ करते हैं, लीवर और मसल्स में। वैसे मैं इंग्लिश के नोट्स दे ही रही हूँ ना, यहाँ पे लिखने में मुझे टाइम लगता है, दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं, आप लिख लिया करो, अदरवाइज इंग्लिश के नोट्स देती हूँ, उसमें से पढ़ लेना। ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है, लीवर और मसल्स में। इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस बताओ आप। देखो, प्लांट सेल में, सेल के अंदर गोल्जी काय भी होता है, तारक काय भी होता है। सेल का चित्र बताया था मैंने आपको, वापस से एक बार बना के बता देती हूँ। दिखाया था वैसे मैंने आपको कल, फिर भी एक बार और मैं बना देती हूँ। देखो, इसके बीच में बना लो आप न्यूक्लियस। ये जो मैंने बीच में बनाया है इसका नाम क्या है, केंद्रक। और केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक होता है इंग्लिश में न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका, केंद्रक में होती है केंद्रिका। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। केंद्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ पाई जाती है, ये है न्यूक्लियोलस, कहाँ मिलती है, केंद्रक के अंदर। इसके अलावा देखो, इसमें कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया भी होती हैं, लेकिन मैं एक ही बनाऊंगी ना भाई, सैंपल की फॉर्म में तो एक ही बनाऊंगी। एक केंद्रक में 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ये है हरित लवक। इसको हरित लवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट। ऐसा आप कॉपी में बना लेना चित्र। देखो, ये वाला क्या है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और इस साइड में अपन बना रहे हैं यहाँ पर, ये है रिक्तिका। ये एनिमल सेल की रिक्तिका है ना, क्योंकि प्लांट सेल में तो मैंने कल दिखाई थी ना, इतनी बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, और रिक्तिकाओं को क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। इसके अलावा यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। और इसके पास में आप बना लो लाइसोसोम। लाइसोसोम हिंदी इंग्लिश दोनों में लाइसोसोम ही होता है, तो ये तो हो गया लाइसोसोम। और इसके अलावा इसमें एक आप बना लो यहाँ पर, ये है तारक काय। और तारक काय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। तारक काय को कहते हैं सेंट्रोसोम। इसके अलावा लाइसोसोम हो ही गया, तारक काय हो गया, रिक्तिकाएं हो गई, लगभग यही होता है ना। इसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है, केंद्रक के अंदर भी, और इसके बाहर भी एक लिक्विड भरा होता है। और जो केंद्रक में मैंने डॉट डॉट किया है ना, ये केंद्रक वाला डॉट डॉट है, ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और केंद्रक के अंदर जो मैंने डॉट डॉट किया है ना, ये कहलाता है केंद्रक द्रव्य। ये है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना समझ गए। अभी फिर सबका एक एक का अलग अलग चित्र आएगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया का लगाएगा, गोल्जी बॉडी का लगाएगा, क्लोरोप्लास्ट का लगाएगा, न्यूक्लियस का लगाएगा। आपने आउटलाइन देख ली है कि ऐसा न्यूक्लियस बनाया है, ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम, ये गोल्जी काय, ये क्लोरोप्लास्ट, ये वैक्यूल, ये सेंट्रोसोम, ये बाहर वाला साइटोप्लाज्म और अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना आप समझ गए। देखो,
अब अपन प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ रहे थे ना, तो इसमें आप अपन डिफरेंस लिख रहे हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका में तारक व लाइसोसोम, तारक और लाइसोसोम क्या होता है? अनुपस्थित, एब्सेंट। जबकि इसमें तारक व लाइसोसोम क्या होता है? उपस्थित। इसमें तो तारक और लाइसोसोम, ये सेंट्रोसोम और लाइसोसोम इज एब्सेंट, और इसमें प्रेजेंट। इसमें दोनों एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंस होते हैं इसमें, इतना समझ गए ना। पौधे में भोजन का स्टोर स्टार्च, इसमें ग्लाइकोजन। इसमें सेंट्रोसोम और लाइसोसोम एब्सेंट, इसमें सेंट्रोसोम और लाइसोसोम प्रेजेंट। और आपको आगे डिफरेंस बताती हूं, देखो और सुनो। अपने जो गोल्जी बॉडी मैंने अभी आपको दिखाया था ना, देखो ये वाला जो गोल्जी बॉडी है ना, ये वाला मिलता है एनिमल सेल में। पौधों में गोल्जिकाए कैसा होता है? प्लांट सेल में बिखरा हुआ गोल्जिकाए होता है, और इस बिखरे हुए गोल्जिकाए को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। तो पादप वाली साइड में लिख दो गोल्जिकाए बिखरा हुआ, पादप वाली साइड में लिखो गोल्जिकाए बिखरा हुआ। गोल्जिकाए कैसा होता है? बिखरा हुआ। और इस बिखरे हुए गोल्जिकाए को क्या कहते हैं? बिखरे हुए गोल्जिकाए को, हाँ बोलो मेरे साथ साथ बोला करो, बिखरे हुए गोल्जिकाए को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। समझ गए क्या? डिक्टियोसोम कहते हैं। और एनिमल वाली साइड में लिख दो गोल्जिकाए उपस्थित, सिंपल गोल्जिकाए उपस्थित, जो अपन ने चित्र में बनाया है वो गोल्जिकाए होता है। और प्लांट सेल में क्या कहलाता है? डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है ना, एक से जो दो सेल्स बनती हैं, वो साइटोकाइनेसिस, या जो सेल में डिवीजन होता है वो सेल प्लेट मेथड से होता है। इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। धीरे धीरे समझ जाओगे कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होता है। जब सेल डिवाइड होगी तो उसका साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होगा ना, तो इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल प्लेट मेथड से, सेल प्लेट विधि से होता है, सेल प्लेट मेथड से होता है। जबकि इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल फूरो मेथड से, सेल फूरो, या इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका खांच विधि, कोशिका खांच विधि, या इसी को ही क्या कहते हैं? विदलन विधि भी कहते हैं, विदलन विधि भी कहते हैं। समझ गए क्या? इसमें तो कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल प्लेट मेथड से, इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका खांच विधि से या विदलन विधि से। अब प्लेट कैसे बनती है? तो जब ये सेल होती है ना और इसकी साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, तो केंद्र से किनारे की ओर प्लेट बनती है, केंद्र से किनारे की ओर प्लेट, जिससे सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। और खांच कैसे बनती है? तो ये किनारे से केंद्र की ओर खांच बनती है, किनारे से केंद्र की ओर क्या बनती है? खांच। दोनों में देख लो तीर का निशान अलग अलग है, इसमें अंदर से बाहर की ओर और इसमें बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर खांच बनती है। इसमें अंदर से बाहर की ओर प्लेट बनती है, प्लेट बनती है केंद्र से किनारे की ओर, खांच बनती है किनारे से केंद्र की ओर। समझ गए क्या? प्लेट बनती है केंद्र से किनारे की ओर, केंद्र से किनारे की ओर, और खांच बनती है किनारे से केंद्र की ओर, खांच बनेगी किनारे से केंद्र की ओर, खांच बनती है किनारे से केंद्र की ओर। ये डिफरेंस है सेल प्लेट में और सेल फुरो में। सेल प्लेट बनती है केंद्र से किनारे की ओर, सेल फुरो में कोशिका खांच बनती है किनारे से केंद्र की ओर। समझ गए? तो प्लांट सेल में गोल्जिका है,
बिखरा हुआ, जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं। इसमें सिंपल गोल्जिकाय होता है। इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल प्लेट मेथड से। इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल फूरो या कोशिका खांच विधि से या विदलन विधि से। सेल प्लेट बनती है केंद्र से किनारे की ओर और कोशिका खांच बनती है किनारे से केंद्र की ओर। तो ये अपन ने बेसिक डिफरेंस पढ़ा है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। अब अपन ने जो सेल का चित्र बनाया था ना, अभी मैंने आपको सेल का चित्र बताया है, देखो इस चित्र को अपन बाहर से अंदर की ओर पढ़ रहे हैं। इस चित्र को अपन बाहर से अंदर की ओर, तो इसमें जो सबसे बाहर है ना, मैंने इसमें 2 लेयर्स बनाई है ना, क्योंकि ये डायग्राम मैंने प्लांट और एनिमल सेल का मिक्स बनाया है। इसमें डिफरेंस तो अपन ने लिख ही दिया। ये जो बाहर वाली है ये तो है सेल वॉल, ये है सेल वॉल, दोनों का मिक्स चित्र है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, गोल्जिकाय का डिफरेंस बता दिया, न्यूक्लियस का बता दिया, रिक्तिकाओं का डिफरेंस बता दिया, क्लोरोप्लास्ट का बता दिया, सेल वॉल का बता दिया। ये जो बाहर वाली है ये तो सेल वॉल है। इसके जो अंदर वाली है वो है सेल मेम्ब्रेन। अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली तो सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। तो अपन इस चित्र को बाहर से अंदर की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं आपके डाउट 100% क्लियर करूंगी। और देखो अब इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कोशिका सिद्धांत। एग्जाम में आता है कोशिका सिद्धांत। अब तुम तो धूम धड़ाके से याद करके जाओगे कोशिका सिद्धांत इसने दिया था, लेकिन वो एग्जामिनर है भाई, वो वहां पे लिखेगा सेल थ्योरी किसने दी थी। ढूंढते रहना कोशिका सिद्धांत कहाँ गया, घर आके मिलेगा। और जब घर आके मिलेगा ना तो जिंदगी 2 साल पीछे पहले होती थी, अब कोरोना में 4 साल पीछे होगी। सेल थ्योरी, क्योंकि नई वैकेंसी आने में और एग्जाम होने में 2 साल लग जाते हैं, और अभी की व्यवस्थाएं देख के तो लग रहा है कि 4 साल और लगेंगे। अब ये थोड़ी बहुत स्ट्राइक वगैरह हो रही है, इससे फिर भी मान लो एग्जाम हो जाएंगे। सेल थ्योरी को देने वाले कौन हैं? श्लाइडन और श्वान। सेल थ्योरी को देने वाले कौन हैं? श्लाइडन और श्वान। सेल थ्योरी में वही आता है, सभी सजीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। अब तुमने तो धूम धड़ाके से याद कर लिया, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लाइडन एंड श्वान। लेकिन वो एग्जामिनर है, वो जो आप पढ़ के जाते हो ना वो तो क्वेश्चन में आ जाता है, वहां पे आएगा मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी। बताओ, यही आपका आज का सवाल है। मॉडर्न सेल थ्योरी को देने वाले कौन हैं? ये आपका आज का सवाल लिख लो, आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी को देने वाले कौन हैं? अब इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन लिख रहे हैं अपन, अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद वही है जिसने अभी सबको घरों में पैक कर रखा है, और एक ऐसा वायरस है जिसको ना किसी ने देखा है और ना जिसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। जो बहुत बड़े बड़े धुरंधर बनते थे ना अपने आप में, वो सब धुरंधर अब धराशायी हो गए, घरों में छुप छुप के बैठे थे, और उसी शक्ति का नाम है वायरस। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? वायरस। कोरोना वायरस ने अच्छे अच्छों का घमंड तोड़ दिया। जो अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझते थे ना, हम ये उखाड़ सकते हैं और वो उखाड़ सकते हैं, और हम इतने पैसे वाले हैं और हम इतना कर सकते हैं, वो सबका घमंड टूट गया कोरोना वायरस से। वायरस जो जिसको कोई देख भी नहीं सकता है, जिसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, उसने सबको घरों में पैक कर दिया। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस। और ये वायरस है ना, ये इसमें खुद का स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। वायरस में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसको विभाजन के लिए दूसरी सेल की आवश्यकता होती है। जैसे ना, वायरस जब तक अपने शरीर से बाहर है ना तब तक निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। जैसे ही अपने अंदर जाता है ना, अपने अंदर एंटर करेगा तो अपने ही सिस्टम का उपयोग करता है और अपनी ही बैंड बजाता है, और उस पावर का नाम है वायरस। और वायरस जनित बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक से नहीं होता है, इसलिए कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो वायरस में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है, स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है।
स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसको विभाजन के लिए दूसरी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। वायरस का अपना उपापचय सिस्टम नहीं होता है, ये अपने ही सिस्टम्स का उपयोग करता है, अपनी ही बैंड बजाता है। अपने अंदर तो देखो ना, न्यूक्लिक अम्ल अपन पढ़ेंगे, अभी सेल में आएंगे, डीएनए और आरएनए। अपने अंदर दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। प्लांट्स के अंदर भी डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन वायरस में एक ही न्यूक्लिक एसिड होता है, सिंगल वन न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। एक ही न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या फिर आरएनए, एक ही न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होता है या फिर क्या होता है, आरएनए। समझ गए क्या? और वायरस बाहर है अपने शरीर से तब तक तो निर्जीव, अपने अंदर जाते ही क्या हो जाता है, सजीव। इसलिए वायरस को क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग कौन है, वायरस। इतना आप समझ गए होंगे। फिर ये क्वेश्चन तो आप मुझे बताओगे कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया, इसके बारे में फिर मैं 5-7 पॉइंट आपको कल बताऊंगी। अभी इसके आगे पढ़ रहे हैं अपन। देखो, एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। इसने बताया था कि नई कोशिकाएं किससे बनती हैं, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। ऑल लिविंग सेल्स आर एक्सिटिंग प्री एक्सिटिंग सेल्स। नई कोशिकाएं किससे बनती हैं, पुरानी कोशिकाओं से। ये किसने बोला था, रुडोल्फ विर्चो ने। इसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। और ऐसे नहीं आएगा ना, तो इंग्लिश में इसके लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ आएगा ऐसे, ओमिनिस, समझ जाना, ऐसे लिखो, या हिंदी में ऐसे लिखेगा ये, सेल्यूला ई सेल्यूला। इसको देने वाला कौन है, रुडोल्फ विर्चो। इसका मतलब क्या है, देखो है ना, रुडोल्फ, अभी तो अपन को पता है कि सेल में डिवीजन होता है और 1 से 2 सेल्स बनती हैं, और मियोसिस होता, माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन, तो 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, पढ़ाऊंगी मैं आपको। मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, 1 से 4 सेल्स बनेंगी। ये तो बाद में पता चला ना, पहले रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नई कोशिकाएं किससे बनती हैं, पुरानी कोशिकाओं से। तब तक सेल डिवीजन को डिस्कवर नहीं किया गया था। इसने बताया कि ओल्ड सेल से ही न्यू सेल्स बनती हैं। भाई आप जैसे नए हो तो आप पुराने लोगों से ही तो आए हो ना, आकाश से टपक के तो आए नहीं हो। तुम्हारे माता पिता पुराने हो गए, अब तुम नए हो गए, अब तुम्हारी नौकरी लगेगी, फिर छोकरी मिलेगी, फिर तुम्हारे जो मॉडल्स आएंगे वो नए होंगे, तो फिर तुम पुराने हो जाओगे। फिर वो आपसे यही कहेंगे, पापा या मम्मी आप तो पुराने जमाने के हो। तो नई कोशिकाएं किससे बनती हैं, पुरानी कोशिकाओं से। ये किसने कहा है, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने ये बात बोली थी ना, इसके बाद ही सेल डिवीजन को डिस्कवर किया गया था। और इतना नहीं भी लिखेगा ना तो वो ऐसे लिख देगा, ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसको देने वाले कौन हैं, रुडोल्फ विर्चो। इतना आप समझ गए क्या? मॉडर्न सेल थ्योरी आप मुझे बताना। एक बार वापस से देख लो, शुरू से समझा देती हूँ दोबारा से, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था अपन ने। ये 2 क्वेश्चंस बताए थे मैंने आपको कल वाले। जंतुओं में केंद्रक रहित परिपक्व आरबीसी, पौधों में केंद्रक रहित परिपक्व चालनी नलिका। चालनी नलिका किसका भाग है, फ्लोएम का। फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम इज ए प्लांट टिश्यू। काम क्या है इसका, फूड का कंडक्शन अप टू डाउन। और जाइलम भी क्या है, प्लांट टिश्यू। किसका कंडक्शन करता है, जल और खनिज लवणों का, नीचे से ऊपर, जड़ों से ऊपर तक। ये बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। अपन डिफरेंस पढ़ रहे थे, पौधों में फूड का स्टोरेज स्टार्च,
जंतुओं में ग्लाइकोजन, पौधों में गोल्जिकाए बिखरा हुआ, डिक्टियोसोम कहेंगे, इसमें सिंपल गोल्जिकाए होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल प्लेट, सेल प्लेट केंद्र से किनारे की ओर। कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल फुरो या विदलन विधि, कोशिका खांच विधि। खांच कहां से कहां बनती है? किनारे से केंद्र की ओर खांच बनती है। सेल थ्योरी किसने दिया? श्लाइडन एंड श्वान ने। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन वायरस। वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। वायरस में एक ही न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, अपने अंदर दोनों होते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी आप मुझे बताओगे। नई कोशिकाएं किससे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से। किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चोव ने। तो अमीनी सेलुला ई सेलुला रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। इसके बाद में अब अपन पढ़ रहे हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये तो इतना तो इंग्लिश में समझ जाओगे, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पौधों में। ये मैं लिखा चुकी हूं, बार बार नहीं लिखाऊंगी। पौधों में होती है। डेड होती है मृत, पारगम्य होती है परमिएबल, परमिएबल पारगम्य होती है। और कैसी होती है? मृत होती है, डेड होती है। और कैसी होती है? निर्जीव हो गई, पारगम्य हो गई। पौधे की सेल के बाहर प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव लेयर होती है सेल वॉल। प्लांट सेल की सुरक्षा के लिए बाहर एक दृढ़ सुरक्षात्मक मृत आवरण पाया जाता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। दृढ़ भी होती है ये, रिजिड, रिजिड होती है, डेड होती है, पारगम्य होती है। इसका मीनिंग मैं बताऊंगी अभी, पारगम्य का मीनिंग बताऊंगी। और कोशिका भित्ति कैसी होती है? सुरक्षात्मक, प्रोटेक्टिव कवरिंग, सुरक्षात्मक और सपोर्टिव लेयर होती है प्लांट सेल के बाहर। किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज। ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, सेल्यूलोज। फिर भी मेरे को तो सारा ही बताना पड़ेगा ना आपको। हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन, इन सब चीजों की बनी होती है। सेल वॉल किस किस की बनी होती है? सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की, पैक्टिन की, लिग्निन की। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सेल्यूलोज, व्हाट इज हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन क्या है, लिग्निन क्या है? इन सब के आंसर आपको फूड में मिलेंगे। शॉर्ट में अभी बता देती हूँ। यदि आपको भोजन की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक और क्वेश्चन सुन लो। ये जो कोशिका भित्ति के पदार्थ होते हैं ना, सेल्यूलोज होते हैं, हेमी सेल्यूलोज होते हैं, पैक्टिन होते हैं, लिग्निन होते हैं, इन सभी का निर्माण होता है डिक्टियोसोम में। डिक्टियोसोम क्या है? तो प्लांट गोल्जिकाए डिक्टियोसोम होता है। और सेल वॉल किस में मिलती है? पौधों में ही तो मिलती है ना। तो कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण कहाँ पर होता है? डिक्टियोसोम में। एक लाइन लिख देती हूँ, कोशिका भित्ति के पदार्थ। अब कोशिका भित्ति के पदार्थ कौन से हैं? तो पदार्थ यही है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन। कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण, कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण कहाँ पर होता है? डिक्टियोसोम में। समझ गए क्या? इनका निर्माण डिक्टियोसोम में होता है। और व्हाट इज डिक्टियोसोम? तो डिक्टियोसोम इज ए प्लांट गोल्जिकाए। डिक्टियोसोम क्या होता है? पौधों में जो गोल्जिकाए होता है वही डिक्टियोसोम कहलाता है। इतना आप समझ गए होंगे। मृत होती है, दृढ़, रिजिड, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव लेयर होती है। पारगम्य का मतलब होता है कि ये सभी को आने जाने देती है। इसकी तरफ से सेल में कोई भी आए, कोई भी जाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो केवल सुरक्षा का, सपोर्ट का, कोशिका के आकार बनाए रखने का काम करती है। कोशिका का आकार बनाए रखने का काम करती है, आकार बनाए रखने का कार्य किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन। और ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण किसमें होता है? डिक्टियोसोम में। इतना आप समझ गए होंगे। इसके आगे अपन कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।